अभी हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, एंड द टॉपिक इज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा जानेंगे। व्हेन फीमेल अटेन्स प्यूबर्टी, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अराइजेस इन द फीमेल along with other features. Two main features arises, and the first feature is enlargement of breast and the second feature is menstruation cycle. So menstruation cycle है क्या? पहले इस साइकिल को देखते हैं, फिर इसके बारे में, इसके स्टेजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें, सुने कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इस मेंस्ट्रुएशन साइकिल में होता क्या है, ये समझते हैं और क्यों होता है इसके बाद समझते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हर मंथ ब्लड along with म्यूकसल पीसेस बॉडी से बाहर वेजाइना से होकर सिक्रीट होता है। दिस फ्लो इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फ्लो, और ये साइक्लिक प्रोसेस है, हर मंथ रिपीट होता है, 28th डे पर रिपीट होता है ये साइकिल, इसलिए इसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ओवेरियन साइकिल भी कह सकते हैं क्योंकि ओवरी से ही इसका रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो अभी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है क्या वो डिस्कस करेंगे, और इसके कितने फेजेस होते हैं वो डिस्कस करेंगे। प्यूबर्टी के समय में जब फीमेल को पहली बार मेंस्ट्रुएशन आया, यानी ब्लड वेजाइना से होकर सिक्रीट हुआ, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मेनार्च। मेनार्च मीन्स इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज मेनार्च, एंड permanent cessation of menstruation is called menopause. menopause क्या है, तो permanent cessation, permanent cessation of menstruation is called menopause. menstruation की शुरुआत 12-13 ईयर्स में हो सकती है, तो 12 to 13 ईयर्स में जब फीमेल होती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, और परमानेंट स्टॉपेज इसका अप्रॉक्स 50 ईयर्स, जब फीमेल 50 ईयर्स की हो जाती है परमानेंटली सीज कर जाता है, बंद कर जाता है। टेम्पररी सीजेशन होता है। टेम्पररी सीजेशन कब होता है, तो टेम्पररी सीजेशन तब होगा जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ये साइकिल नहीं होता, तो ये परमानेंटली मेनोपॉज हो गया, शुरुआत इनिशिएशन हो गया, और परमानेंट सीजेशन मेनोपॉज है, और टेम्पररी सीज करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रोसेस को समझते हैं। फीमेल के पास ओवरी है, और उस ओवरी के अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है। गैमेटोजेनेसिस का मतलब है गैमेट्स का फॉर्मेशन, और गैमेट्स जब फॉर्मेशन हो रहा है तो ओवरी के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स भी होंगे जो कि गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, होंगे ना। तो सपोज ये वो सेल है जो गैमेट का फॉर्मेशन करता है, इस सेल का नाम होता है फॉलिकल। जिस सेल से गैमेट्स बनेगा उसका नाम होगा फॉलिकल। ये फॉलिकल धीरे धीरे ग्रो करता है, और फिर जब ये चाइल्ड 12 to 13 ईयर के एज में आती है, तो इसके पास इसके पिट्यूटरी ग्लैंड से, हमारे पास कई सारे ग्लैंड, आपने सुना होगा थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये पेनक्रियास, तो ये सारे ग्लैंड्स के नाम आपने सुने। तो यहाँ पर जब ये चाइल्ड 12 to 13 ईयर के एज में आती है, तो उसके पास गैमेटोजेनेसिस करने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है, एंड दिस हार्मोन इज, किस ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन आता है, एंड दिस हार्मोन इज FSH। FSH का पूरा नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दिस इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस FSH के कारण जो फॉलिकल बनने वाले सेल्स हैं, ये फॉलिकल बनने वाला सेल्स एनलार्ज कर जाता है, ये बड़ा हो जाता है, और बड़ा होकर के सेवरल लेयर्स का बन जाता है, और इसके बाहर कई सारे लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके इन्फ्लुएंस में, FSH के इन्फ्लुएंस में, ये जब बड़ा एनलार्ज स्ट्रक्चर बन जाता है जिसका नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल, तब इसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। बढ़िया से प्रोसेस को समझेंगे, क्योंकि
ये बहुत चीज़ों से लिंक होगा। इसके बाद हम लोग जब बर्थ कंट्रोल मेजर्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ें यूज होगी, इसलिए आराम से सुनना है। FSH के इन्फ्लुएंस में ये इनलार्ज हो जाता है और कई सारे सेल्स से कवर्ड हो जाता है और तब इस फॉलिकल को कहते हैं ग्राफ्टिन फॉलिकल। यहाँ पर इसके लाइनिंग में जो सेल्स बनते हैं ये सेल्स सिक्रीट करता है एक हार्मोन को और उस हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन। तो ग्राफ्टिन फॉलिकल के कुछ सेल्स ने एक हार्मोन का सिक्रेशन किया एंड दैट हार्मोन इज एस्ट्रोजन। इस एस्ट्रोजन के कारण फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अराइज होने शुरू होंगे और साथ में ये फीमेल का यूट्रस, अभी तुरंत आपने स्ट्रक्चर देखा था यूट्रस का, ये फीमेल के यूट्रस में ये लाइनिंग एंडोमेट्रियम की थी। तो इस एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का थिकनेस इंक्रीज करेगा और ये थिकनेस इंक्रीज होकर के ये थिकनेस क्या था, यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क था। तो ये थिकनेस इंक्रीज करने का मतलब क्या, थिकनेस इंक्रीज करने का मतलब कि ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क यहाँ पर इंक्रीज कर गया। पर्पस अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले ये देख लेते हैं कि ऐसे ये इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब आगे किसने एंडोमेट्रियम लाइनिंग के थिकनेस को इंक्रीज किया, एस्ट्रोजन ने। कब, जब फीमेल ने प्यूबर्टी अटेन किया और उसके पास FSH आया तो FSH के इन्फ्लुएंस में जो फॉलिकल था जिससे गैमेट्स बनने थे वो फॉलिकल बड़े साइज का हो गया और वो ग्राफ्टिन फॉलिकल हो गया। ग्राफ्टिन फॉलिकल के कुछ सेल्स ने सिक्रीट किया एक हार्मोन को जिसका नाम एस्ट्रोजन है और एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में क्या हो रहा है, तो एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसका थिकनेस इंक्रीज कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, अब ये फॉलिकल, ग्राफ्टिन फॉलिकल जब एस्ट्रोजन बहुत बढ़ जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एक और हार्मोन का सेक्रेशन होगा जिसका नाम होगा ल्यूटिनाइजिंग। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका नाम होगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, शॉर्ट में लिखेंगे LH। इसका अनदर नाम है ओवुलेटरी हार्मोन, कॉमनली नोन एज ओवुलेटरी हार्मोन। अब ये ओवुलेटरी हार्मोन के कारण यहाँ पर जो फॉलिकल है, याद करो ये कई सारे सेल से ढक गया था, ये फॉलिकल अब इस ग्राफ्टिन फॉलिकल को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ्टिन फॉलिकल ऐसे टूट जाएगा और टूट करके इस ओवा को ये बाहर निकाल देगा। ठीक है, आपको याद होगा इसके तुरंत पहले पढ़ा था, ओविडक्ट में ऐसे फिम्ब्रे होते हैं, ये फिम्ब्रे इस ओवा को पकड़ेंगे और पकड़ के इसको कहाँ ले जाएंगे, एम्पुला आइस्थमस तक, और वहां पर ये रुका रहेगा। स्पर्म अगर आता है तो फर्टिलाइजेशन होगा, अगर नहीं आता तो डिजनरेट करेगा। क्लियर? तो ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस में LH के इन्फ्लुएंस में ग्राफ्टिन फॉलिकल से निकल गया ओवम, तो इसको ओवुलेटरी हार्मोन कहते हैं। और ओवुलेशन का मतलब क्या हुआ, रिलीज ऑफ ओवा, रिलीज ऑफ ओवा फ्रॉम द ग्राफ्टिन फॉलिकल, फ्रॉम द ग्राफ्टिन फॉलिकल। क्लियर? अब ओवा अपने चला, फिम्ब्री ने इसे लिया, फिर इसको पुश किया, एम्पुला आइस्थमस जंक्शन तक पहुंचाया और ये ओवा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचा। यहाँ पर ये ग्राफ्टिन फॉलिकल का क्या हुआ, तो यहाँ पर जो ग्राफ्टिन फॉलिकल अब बच गए, इसके अंदर अब ओवा तो नहीं है, तो ये ग्राफ्टिन फॉलिकल अब एक दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड में ट्रांसफॉर्म कर गया। और अब इस एंडोक्राइन ग्लैंड का किसका, तो एम्प्टी ग्राफ्टिन फॉलिकल, खाली, जिसके अंदर से ओवा निकल चुका है, एम्प्टी ग्राफ्टिन फॉलिकल, एम्प्टी ग्राफ्टिन फॉलिकल transforms into yellow body, और इसका दूसरा नाम हो गया कॉर्पस ल्यूटियम, और इसका दूसरा नाम हुआ कॉर्पस ल्यूटियम। एकदम आराम से रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। कॉर्पस ल्यूटियम इज नॉन एज प्रेगनेंसी हार्मोन,
कॉर्पस ल्यूटियम इज नॉन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। अब मुद्दा देखो क्या है, ओवा रिलीज हुआ है, नेचर ने हमें जैसे बनाया उस प्लानिंग को देख, हमारे नेचर को ये पता है कि जब ओवा बनेगा तो इसका फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा तो इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा तो हमें फीटस को नरिश करना पड़ेगा। इससे ज्यादा हमारे नेचर को पता नहीं है। तो नेचर ने जब ओवा को निकाला तो इस बात की तैयारी शुरू कर दी कि अब कैसे प्रेगनेंसी को मेंटेन करेंगे। तो हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम को तैयार किया, एंड दिस कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। इसने क्या सीक्रेट किया? प्रोजेस्टेरॉन, कॉमनली नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। क्यों? क्योंकि अगर ये फर्टिलाइज हो जाएगा तब तो फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी ना, तो ये प्रेगनेंसी हार्मोन। अब इस प्रेगनेंसी हार्मोन का क्या फंक्शन होगा? तो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन द एंडोमेट्रियम लाइनिंग अगेन थिकन्स, ये फिर से थिक होगा, फिर से नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी इंक्रीज करेगा, और यहाँ के जितने भी सेल्स हैं ये ग्लैंडुलर हो जाएंगे इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में सारे सेल्स ग्लैंडुलर हो जाएंगे, और सारे सेल्स ग्लैंडुलर होकर क्या करेंगे? तो नरिशिंग फ्लूइड को सिक्रीट करने लग जाएंगे, और ये नरिशिंग फ्लूइड से हमें करना क्या है? तो इस नरिशिंग फ्लूइड से हमें एम्ब्रियो को नरिश करना है। क्लियर? सो ये तो तब की बात होगी जब ये ओवा फर्टिलाइज्ड हो जाएगा। लेकिन अगर ओवा मतलब मेल का स्पर्म आया ही नहीं, देन द ओवा रिमेन अनफर्टिलाइज्ड ना, तब तो ओवा हमारा अनफर्टिलाइज्ड रहेगा, एंड दिस अनफर्टिलाइज्ड ओवा विल बी सून डीजेनरेट ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये तुरंत कुछ दिनों में डीजेनरेट कर जाएगा, 2-3 दिन तक ये सर्वाइव कर सकता है, आफ्टर दैट इट विल डीजेनरेट। तो जब ये ओवा डीजेनरेट कर जाएगा, तो अब ये बताओ प्रेगनेंसी के लिए तैयारी शुरू कब से की थी? जब से आपने एस्ट्रोजन का सिक्रेशन किया था। एस्ट्रोजन ने क्या काम किया था? यूट्रस के लाइनिंग में ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क को थिक किया था। दूसरी बार तैयारी कितने दिनों में की? तो दूसरी बार तैयारी फिर से आपने की जब कॉर्पस ल्यूटियम बना और प्रोजेस्टेरॉन आया, तो प्रोजेस्टेरॉन ने और थिकनेस को इंक्रीज कर दिया। फाइनल तैयारी हो गई, सारे सेल्स ग्लैंडुलर हो गए। अब वेट हो रहा है कि एम्ब्रियो आएगा, उसको हम नरिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूरा फुल जो भी चाहिए थी सब तैयारी पूरी हो चुकी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द ओवा रिमेन अनफर्टिलाइज्ड, ओवा अनफर्टिलाइज्ड रह गया। तो इतनी जो तैयारी की, ये सारी तैयारी व्यर्थ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा, एम्ब्रियो यहाँ पर बनेगा ही नहीं, एम्ब्रियो यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो जैसे ही ओवा डीजेनरेट करेगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन जाएगा प्रोजेस्टेरॉन को कि वेस्ट हो गया सारा, और जैसे वेस्ट हो गया सारा तो कॉर्पस ल्यूटियम विल डीजेनरेट, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट करना शुरू करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम जब डीजेनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा, और जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा तो ये जो जितनी भी नेटवर्क बनाई थी आपने ब्लड कैपिलरीज की सब नेटवर्क टूटना शुरू हो जाएगा। यानी ये सारा ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क जितना आपने अभी तैयार किया एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण, ये सारा का सारा टूट जाएगा। ये क्या था? ये था नेटवर्क ब्लड कैपिलरीज का। तो ब्लड कैपिलरीज बना होता है एंडोथेलियम का, और उसके अंदर भरे होते हैं ब्लड। तो ये जब यहाँ से टूटना शुरू करेगा तो ये ब्लड, यहाँ से ब्लड, क्योंकि कुछ नरिशिंग फ्लूइड भी सिक्रेट कर रहा था, उसको यूटेराइन मिल्क या म्यूकस हम कह सकते हैं, म्यूकोसल पीस प्लस एंडोथेलियम। एंडोथेलियम कैपिलरी टूटती है तो कैपिलरी बनी होती है एंडोथेलियम की, तो एंडोथेलियम के सेल्स, कुछ म्यूकोसल पीसेस और ब्लड, ये सब इस वेजाइना से होकर बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ ए फ्लो विच इज नॉन एज मेंस्ट्रुअल, in the form of a flow which is known as menstrual flow, and this cycle repeats every 28th day। थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि 28th डे का ही साइकिल है, 4 डेज पहले भी हो सकता है, थोड़ा आगे भी जा सकता है, क्योंकि पूरा सिक्रेशन हार्मोन्स के थ्रू रेगुलेट होता है, इसलिए ये हार्ड एंड फास्ट नहीं कि 28 डे का, लेकिन ऑन एन एवरेज इट इज 28th डे साइकिल।
तो हर मंथ में ये रिपीट होता है और इस साइक्लिक प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया क्या है प्रोसेस, ये समझ में आया। नाउ स्टेजेस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ब्रीफ में अब स्टेजेस को हम लोग देख लेते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के क्या क्या स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज इज मेंस्ट्रुअल स्टेज। पहला स्टेज है मेंस्ट्रुअल स्टेज। क्या होगा मेंस्ट्रुअल स्टेज? तो इस स्टेज में, क्योंकि फीमेल को तभी इतने प्रोसेस तो फीमेल को समझ में भी नहीं आया क्योंकि उसका मेंस्ट्रुएशन कभी हुआ ही नहीं, तो फीमेल को जब मेंस्ट्रुएशन होगा तब उसको अगले मेंस्ट्रुएशन का कुछ आइडिया लगेगा कि यस अब इस डेट को अगला मेंस्ट्रुएशन हो सकता है। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन की बात हो रही है, इसलिए फीमेल की साइकिल शुरू हुई मेंस्ट्रुअल स्टेज से, यानी ब्लीडिंग स्टेज कहते हैं। और इस स्टेज में ये सारी चीजें comes from the female reproductive tract। कौन सी चीजें? इतना नाम आपने लिखा था, ब्लड, म्यूकोसा, फीसेस, एंडोथेलियम, ये सब बॉडी से बाहर निकलता है एक फ्लो के रूप में जिसको मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। सेकेंड इज, अब एक साइकिल कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा, क्योंकि अब ये हर मंथ रिपीट होगा। जब नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा तो हमें कहानी कहाँ से शुरू करनी पड़ेगी? ऑब्वियस है यहाँ से, यहीं से स्टार्ट हुआ था ना। तो फॉलिकल को मैच्योर, सॉरी यहाँ से फॉलिकल को मैच्योर करने के लिए हार्मोन आएंगे। सो दिस स्टेज इज फॉलिकुलर फेज। इसको क्या बोलेंगे? फॉलिकुलर फेज। और फॉलिकुलर फेज में क्या होगा? अगेन यही प्रोसेस होगा। एफएसएच के इन्फ्लुएंस में कोई एक फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बनेगा और ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन का सेक्रेशन होगा जिसके कारण एंडोमेट्रियम की लाइनिंग का थिकनेस इंक्रीज करेगा, होगा ना। सो फॉलिकुलर फेज, इन दिस फेज in the influence of FSH follicle develops into Graafian follicle. Follicle develops into Graafian follicle. It secretes estrogen hormone. It secretes estrogen hormone. It secretes estrogen hormone in the influence of estrogen. In the influence of estrogen, the endometrial thickness increases. The endometrial thickness increases. क्लियर हो रहा है? अब नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट होगा इसके बाद ओवुलेशन हो जाएगा। यही था ना कि जब ये एंडोमेट्रियल और इसके कारण सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे, फिर ये मैच्योर हो गया, अब क्या होगा? ओवुलेशन होगा। तो इसी के साथ फॉलिकुलर फेज में लास्ट में क्या होगा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड एस्ट्रोजन का मैक्सिमम लेवल से एलएच आएगा, मैक्सिमम लेवल ऑफ एलएच, सॉरी मैक्सिमम लेवल ऑफ एस्ट्रोजन induces pituitary gland, induces pituitary gland for LH, hence ovulation occurs, hence ovulation occurs। यही होगा, hence ovulation occurs। ovulation के बाद क्या होगा? तो ovulation के बाद होगा luteal phase। after ovulation next phase is luteal phase। luteal phase में क्या होगा? तो empty Graafian follicle transforms into corpus luteum। so last phase is luteal phase। luteal phase, in this phase empty Graafian follicle, in this phase empty Graafian follicle transforms into, किसमें बताओ? transforms into
into corpus luteum or yellow body. Corpus luteum or yellow body. It secretes progesterone. It secretes progesterone. In the influence of progesterone, endometrium blood capillary network again increases. Blood capillary again increases. इसके बाद क्या होगा? थिकनेस इंक्रीज कर गया. इफ द ओवा रिमेन अनफर्टिलाइज्ड, देन ऑल द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी ब्रेक्स एंड ब्लड अगेन कम्स along with mucous surfaces and endothelium. Okay na? So next, if the ova remain unfertilized, then the network of blood capillaries, breaks and menstrual phase starts. तो क्लियर हो गया? मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्लियर है. 3 फेज में हम लोग देख रहे हैं. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज था, सेकंड फॉलिकुलर फेज है और थर्ड हमारा ल्यूटियल फेज है. ल्यूटियल क्यों कहा? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन किया. कॉर्पस ल्यूटियम के हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन इज कॉमनली नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन. ठीक है. एलएच के दूसरा नाम ओवुलेटरी हार्मोन. ओवा का रिलीज होना, ओवुलेशन. स्टेप्स क्लियर हो गया? ओके.